सो अगेन सर, वेलकम है आपका हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, बट जैसा कि हम सबको पता है कि जो सुपर ट्रेंडिंग चल रहा है वो दिल्ली इलेक्शन का है। एंड उससे रिलेटेड कुछ चर्चा आज हम आपसे करना चाहेंगे। सर, लास्ट की ना वीडियो में आपने बताया था, आपने प्रेडिक्शन किया था एक्चुअली कि कौन सीएम बनेगा, जो इतने सारे लोगों के नाम आ रहे थे उठ के। तो उसमें आपने रेखा जी का नाम लिया था और अभी देखिए वैसा ही हुआ, वो सीएम बन करके आई और पूरे मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है। तो सर, आपका इस पे क्या कहना है? हाँ, मैं वैसे ज्योतिषी तो हूँ नहीं, पर मैं अपने तजर्बे से जो जिंदगी का राजनीति का या थोड़ा घूमते फिरते रहे, तो उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करा था और कुछ इधर उधर के सोर्सेज से भी पता चल रहा था। तो वो रेखा गुप्ता बन गई है और उसके साथ जो है वो हम्म। 6 मंत्री बन गए, क्योंकि दिल्ली में 7 ही का स्कोप है। और एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर बन जाएगा और एक चीफ विप बन जाएगा पार्टी का। तो 6 उन्होंने आज रामलीला मैदान में ओथ भी ले ली। बड़ा भव्य सम्मेलन हुआ। उसमें प्रधानमंत्री मोदी, सारी कैबिनेट, सारे चीफ मिनिस्टर्स और काफ़ी लोग बुलाए थे। जैसे बीजेपी का ट्रेडिशन है, उस तरह से वो हर चीज़ को बड़े लार्ज स्केल पे करती है। तो आज वो हो भी गया। और उन्होंने मंत्रिमंडल में ज़्यादातर सभी को, ज़्यादातर जातियों को और धर्मों को और क्लास को कवर करने की कोशिश करी। अमूमन दिल्ली में वो भी यही होता है कि एक सिख हो गया, एक ओबीसी या जाट हो गया, एक ब्राह्मण हो गया, एक पंजाबी हो गया, एक शेड्यूल कास्ट हो गया और एक पूर्वांचल से हो गया। तो इस तरह से उन्होंने कवर किया है। और स्पीकर जो है वो मैं उसको बना देंगे विजेंद्र गुप्ता को, जो बहुत सीनियर लीडर है, उनका नाम भी सीएम की दौड़ में काफ़ी अच्छा था। और अब मोहन सिंह बिष्ट को शायद डिप्टी स्पीकर बनाएंगे। तो इस तरह से ये बात हो गई। और बीजेपी का जैसे मतलब कि पैटर्न है कि भी हमेशा ऐसा नाम निकालती है। हालांकि बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगा रेखा गुप्ता जी के बारे में कि इनमें कोई कमी है, क्या बात है, वो तो पता चलेगा फ्यूचर में, कि क्योंकि ये पहली बार एमएलए बनी है और ये कैसा काम करती है वो तो फ्यूचर में चले। पर कई नाम जो है इससे ज़्यादा चमकने वाले थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। तो परवेज वर्मा का नाम चल रहा था, विजेंद्र गुप्ता का चल रहा था, एक ओपी शर्मा 5 बार के एमएलएज हैं, मोहन सिंह बिष्ट इतने सीनियर एमएलएज हैं, या और सिखों में चल रहा था। तो पर जैसा कि बीजेपी का पैटर्न है कि बहुत ज़्यादा चमकते, बहुत ज़्यादा ऐसे नामों को नहीं लेती जो चुनौती देश के, और इस तरह से नाम निकालती है। तो उसी तरह से ये नाम निकाला है कि ये हालांकि 2 बार की काउंसलर है, स्टूडेंट लीडर है और आरएसएस से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो है, जैसे मध्य प्रदेश में नाम अलग से आया, राजस्थान में आया और इसी तरह छत्तीसगढ़ में आया, तो ऐसा ही नाम आया। पर हाँ, ये है कि वहाँ सब फेल हुए, इसमें कुछ लोग प्रिडिक्ट करने में कामयाब है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ये बात हुई है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और इसमें से एक और सर, जैसे अच्छा, कि एक आपने और ना बात पा देता हूँ, चलो अब बाद में बीच में भूल जाऊंगा। वैसे तो मैं बहुत सब लोगों को जानता हूँ, कुछ मेरे जूनियर है, कुछ सीनियर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। पर एक नाम ऐसा है जो सिख चेहरा है, जो कैबिनेट में बन रहा है, मनजिंदर सिरसा, जो प्रमुख चेहरा है सिख का। उसका मेरा व्यक्तिगत है, उसका और मेरा चुनाव एक बार हम दोनों एक साथ इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उसका पहला चुनाव मेरे सामने ही हुआ था। तो ये भी एक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि इतने सारे नाम थे और उसमें से रेखा जी चुनी गई, आपने हालांकि पहले बता दिया था। तो सर, आपको क्या लगता है कि जब आप जैसा कह रहे हो कि बहुत सारे नाम ऑलरेडी उनसे ज़्यादा चमक रहे थे और बहुत सारे लोग लाइन में थे, तो रेखा ही जी को क्यों बनाया गया? हाँ, इसके पीछे कैलकुलेशन और बात की जा सकती है। ऐसे तो किसी का भी नाम लिया जाए, फिर उसके पीछे कोई ना कोई उसके सपोर्ट में थ्योरी आ जाती है, उसके खिलाफ बात आ जाती है, सारी बातें हैं। तो अब रेखा जी का सामने नाम आया, प्रमुख चेहरा वही बनी है, तो उसके पीछे कई तरह की बातें हैं, कई कारण हैं। उसको मैं अलग अलग बांट देता हूँ। जैसे इसमें कहते हैं कि जैसे एक दबाव की वजह भी हो सकती है, एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन की वजह से भी होती है, एक जो है लॉन्ग स्ट्रेटेजी भी होती है। तो इस तरह के कई कारण हैं। अब जहाँ तक प्रेशर की बात है, प्रेशर की बात जो मैं कहूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें इसके चुनाव में आरएसएस का भी हाथ है, आरएसएस का थोड़ा दबाव रहा है, और इसीलिए 10-11 दिन लग गए। नहीं तो 10 दिन हो गए, इतना दिन टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर मोदी शाह के हाथ में ही होता तो इन 2 आदमियों ने डिस्कस करके बहुत पहले कर दिया जाता। तो इसमें ऐसा लगता है कि शायद आरएसएस का फैक्टर रहा है। और आरएसएस का फैक्टर कब क्यों हुआ है, मुझे इस तरह से लगता है कि जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में जेपी नड्डा ने इलेक्शन के बीच में कह दिया था कि इतना घमंड था, क्योंकि उन्होंने 400 पार का नारा दे रखा था। तो जेपी नड्डा ने कह दिया था कि बीजेपी अब इतनी बड़ी संगठन हो गया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है।
और जब रिजल्ट आया तो वो बहुमत से पीछे रह गए। तो बीजेपी को बहुत झटका लगा और आरएसएस को भी अपने कहने का मौका मिल गया कि मतलब कि उसको एक तरह से बीजेपी को औकात बताने की बात करी। उसके बाद इनमें आपस में कुछ सुलह मशवरा हुआ या क्या हुआ, तो जो 3 इलेक्शन पीछे हुए, महाराष्ट्र का, हरियाणा का और दिल्ली का, जो आरएसएस हमेशा अपने आप को सामने आने से बचता था और ये अपने श्रेय लेने की बचता था, इन तीनों इलेक्शन में ही आरएसएस ने ये कहने की कोशिश करी कि हमारा भरपूर रोल है। इलेक्शन कंटेस्ट से पहले आता था कि हम इतनी मीटिंग करेंगे, हम इतना काम करेंगे, और ये दिखाने की कोशिश करी कि ये हमारी वजह से चल रही है, हमारी बहुत शय है। तो उसी वजह से क्योंकि ये जो रेखा गुप्ता जी हैं वो एक तो इनके परिवार आरएसएस बैकग्राउंड का है, नंबर 2 ये जो है आरएसएस में खुद भी रह चुकी है, हालांकि स्टूडेंट लीडर है, एबीपी में रही है, युवा मोर्चा में रही है, महिला मोर्चा रही है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही है और 2 बार काउंसलर रही है, और 2 बार एमएलए हार भी चुकी है, ये भी बात है। तो अभी एमएलए रही है, तो ये तो ही बात आरएसएस। और जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन की बात है वो ये है कि जो कैलकुलेशन होती है, बीजेपी का जो दिल्ली में ट्रेडिशनल वोट रहा है वो पंजाबी और वैश्य बनिया जिसे कहते हैं वो है, और वो भी उसमें बनिया ज़्यादातर जो हरियाणा ओरिजिन है, बिलोंग है, वो सारे बहुत संख्या में दिल्ली में है। तो केजरीवाल जो है वो जो दिल्ली का जो बनिया वोटर है, जो बीजेपी का पूरे देश में 80% पड़ता है, तो दिल्ली में वो 55-60% ही पड़ रहा था बीजेपी को, उसमें बहुत बड़ा डेंट केजरीवाल मान रहा था, क्योंकि केजरीवाल खुद हरियाणा से ओरिजिनल बनिया थे। और बनिया वोट सिर्फ वोट ही नहीं है, वो धनाढ़ वर्ग है, वो पैसे वाला है, वो चंदा देने में भी काफी समृद्ध है, तो चंदा में भी जो है केजरीवाल डेंट मार रहा था। एक तो ये कारण है। दूसरा जो ट्रेडिशनल वोट एक महिला है, और महिला पिछले सब इलेक्शन में देखा कि महिला एक बहुत सशक्तिकरण वोट बैंक बन के उभरा है, हर इलेक्शन में वो अब डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी अभी भी जीती है, तो उसके बावजूद भी दिल्ली में जीतने के बाद भी अगर परसेंटेज ऑफ महिलाओं को देखो तो आज भी आपको ज्यादा पड़ा है। दिल्ली में अभी भी 48% महिलाओं का वोट क्या नाम है उसको आम आदमी को पड़ा है, और 43% जो है ये बीजेपी को पड़ा है, और 51% मैन वोट जो है बीजेपी को पड़ा है, और 39% मैन जो है वो आपको पड़ा है। तो इसमें हालांकि विजेंद्र गुप्ता भी उसी ग्रुप से उनको नाम चल रहा था, पर रेखा गुप्ता जो महिला है तो वो भी एक महिला भी है और वैश्य वर्ग भी है, तो वो दोनों को कवर करती है। तो ये उनकी एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। और दूसरा ये है कि बीजेपी अभी हिंदुस्तान में सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के अलावा कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, और बीजेपी और आरएसएस पे ये लगता ही है उनके संगठनों में महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो आरएसएस ने बीजेपी ने उस चीज को भी एड्रेस करने के लिए कि कल उनको ये तहमत लगती है तो कल बीजेपी का अध्यक्ष बनने जा रहा है, उसमें भी मुझे लगता नहीं कि कोई महिला प्रत्याशी बहुत मजबूत है। तो उन सब चीजों को कवर करने के लिए भी रेखा गुप्ता को महिला होने के फायदा और जो वैश्य समाज से होने का फायदा मिला है। तो ये एक वो है। और स्ट्रेटेजी की बात ये है कि स्ट्रेटेजी आगे ये है कि भाई आगे महिलाओं के काम दिखाना है और काम करना है, तो ये स्ट्रेटजिकली भी आगे लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी के लिए भी आम आदमी को पार्टी को लंबे तरफ से नुकसान करना है, तो ये जो है ये स्ट्रेटजी भी रही है। तो ये सब कारण रहे हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, कह सकते हैं कि मतलब बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया गया, इसीलिए इतने सारे नामों में भी रेखा जी का नाम आगे रखा गया है। बिल्कुल सर, ये तो क्लियर हुआ, बट जैसा कि अब इन्हें बनाया गया है सीएम और मंत्रिमंडल भी तैयार है, तो सर आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों का आने वाली स्थिति पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इसमें देखो प्रभाव 2 तरह के हैं। एक तो जो है दिल्ली की कंडीशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा ये है कि पॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अब ये बहुत बड़े वायदे करके आ रहे हैं। दिल्ली में जो इस टाइम मौजूदा है वो यमुना है, पॉल्यूशन है, दिल्ली की सड़कें हैं, साफ पानी है, हॉस्पिटल और ये है, कूड़े के ढेर हैं। तो ये अगर इनको चैलेंज करना है तो ये सब काम इनको डिलीवर करके करना पड़ेगा। और वैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री कोई भी हो, एलजी काम करेगा और होम मिनिस्टर काम करेगा। और वैसे तो बीजेपी डिलीवर नहीं भी करे तो काम चल जाता है, कुछ थोड़ा बहुत ये उसमें सेमी डिलीवरी कर सकती है, थोड़ा बहुत दिखावे वाले काम कर सकती है, क्योंकि इनको डिलीवरी की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी रिपीट हो रही है, तो काम के बेस पे तो रिपीट होती ही नहीं। ये तो आखिर में धर्म पे, मजहब पे लोगों को जो काम चाहिए नहीं तो ये काम क्यों देंगे? जितना दिया जाएगा, जितना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आखिर में इलेक्शनों में इन्होंने इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना है, इन्होंने पैसे का इस्तेमाल करना है,
इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करना है, और मेहनत भी करते हैं, और माइक्रो मैनेजमेंट भी है, और आरएसएस की बैठक भी, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव काम भी खूब करते हैं, और तो ये भी है, और इस तरह काम करते हैं। तो अब देखो दिल्ली में क्या होता है कि पॉल्यूशन को साफ करना बड़ा चैलेंज है। जमुना को ये घाट वाट बना देंगे, जमुना को साफ, कोई दिल्ली में जमुना का बहुत कम पोर्शन है, जमुना जहाँ से आ रही है वहां से साफ होनी चाहिए, जहाँ जा रही है वहां साफ होनी चाहिए। जब तो पीछे से साफ होके नहीं आएगी तो दिल्ली में कैसे होएगी। हाँ, घाट वाट बना के ये आरती वारती कर देंगे कि हाँ जमुना साफ हो गई है, और अगर कर दे तो अच्छी बात है। और बाकी देखो ये किस तरह से काम, और पॉलिटिकली ये रहेगा कि अब दिल्ली में जो है, एक तो ये केजरीवाल का वोट बैंक में लंबी सेंध लगाने की बात है। दूसरा ये इस टाइम मतलब कि लगता है कि जो 22 एमएलए हैं केजरीवाल के, वो अपने को कैसे बचा पाएंगे, कैसे नहीं बचा पाएंगे, ये देखने की बात है। अब अगले दिनों में मतलब कि पॉलिटिकली ये रहेगा कि केजरीवाल को पूरी तरह से निपटाएंगे कि पार्शली निपटाएंगे या कैसे निपटाएंगे, और केजरीवाल की जो पंजाब सरकार है उसका क्या रहता है, क्योंकि उनका मॉरल अप है, तो पंजाब सरकार पे भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी उनको वहां भी नजर है, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये पड़ेगा, ये बात है। बिल्कुल। तो सर अब देखते हैं, वो तो जब आने वाले टाइम में काम होगा तब समझ में आएगा कि कैसी चीजें जा रही हैं। बाकी मेरे ख्याल से तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगाई सीएम चुनने में भी, और जो भी मंत्रिमंडल चूज किया वो भी मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के किया होगा। बाकी तो आगे पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे तो कुछ चीज़ें यहीं तक थी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला चीज़ों को देखने का। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। और ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अपना कमेंट ओपिनियन में ज़रूर बताना कि आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। थैंक यू।